भक्ति काल का ऐतिहासिक परिदृश्य बहुत बड़ा है, अतः सुविधा की दृष्टि से इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला प्रथमार्ध और दूसरा उत्तरार्ध। प्रथमार्ध तुगलक वंश से प्रारंभ होकर लोदी वंश तक समाप्त होता है और दूसरा उत्तरार्ध सूर्यवंश से लेकर मुगल वंश तक सीमित है। इसका विस्तार शेरशाह सूरी, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां तक है। पृथ्वीराज चौहान की पराजय के बाद मोहम्मद गोरी के विजय का मार्ग साफ हो गया। उसने छल कपट, आतंक, खून खच्चर का मार्ग अपनाकर अन्य राजपूत राजाओं को पराजित कर तुर्क शासन की नींव रखी। उसकी सल्तनत को बलबन ने आगे बढ़ाया। बलबन ने केंद्रीय शासन की स्थापना की। जलालुद्दीन फिराज खिलजी ने कैकुबाद और कैमूर्स की हत्या करके बलबल का शासन हथिया लिया। कहते हैं, नियति मनुष्य के जघन्य कार्यों का फल अवश्य देती है। जिस प्रकार जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने बलबन के वंश को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार उसके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने निर्दयता पूर्वक उसका भी वध कर दिया और 1266 में स्वयं को सुल्तान घोषित कर दिया और दिल्ली की गद्दी पर आसीन हो गया। वह एक निरंकुश शासक था। मंदिरों को तोड़कर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाकर उसने इस्लाम धर्म को चरम शिखर पर पहुंचा दिया। तुगलक वंश का शासन सन 1320 से लेकर 1414 तक चलता रहा। अलाउद्दीन के मरने के बाद मुबारक शाह और खुसरो शासन की देखभाल कर रहे थे। खुसरो हिंदुओं का समर्थक था। अपने शासनकाल में उसने कई मस्जिदों को तुड़वा दिया, इसलिए तुर्क अंदर ही अंदर उससे नाखुश थे। गयासुद्दीन तुगलक ने खुसरो की हत्या करके 1320 ईस्वी में गद्दी प्राप्त कर ली। गयासुद्दीन की मां भारतीय थी। उसने किसानों की भूमि का पुनरीक्षण करवाया और जमींदारों की ली हुई भूमि उन्हें वापस कर दी। 1325 में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के 40 दिन बाद उसके पुत्र उलुग खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से राज्याभिषेक करवाकर सिंहासन पर आरूढ़ हुआ। वह विद्वान व बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। उसने साहित्य, कला और विज्ञान को विशेष प्रोत्साहन दिया। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज तुगलक उत्तराधिकारी बना और 1351 से 1388 तक राज्य करता रहा। फिरोज की मृत्यु के बाद उसका पोता गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय सुल्तान बना। 1390 से 1394 तक नासिरुद्दीन मोहम्मद का शासन रहा। उसके बाद उसका ज्येष्ठ बेटा हुमायूं सुल्तान बना और 1395 में ही मर गया। उसके बाद उसके छोटे भाई महमूद शाह का 1394 से 1414 तक शासन रहा। 1398-99 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। तैमूर विजयी होकर अपार संपत्ति लूटकर खिज्र खां को अपना प्रतिनिधि बनाकर वापस चला गया। 1412 में महमूद शाह की मृत्यु के बाद तुगलक वंश का अंत हो गया। 1451 में राज्याभिषेक के साथ दिल्ली में लोदी वंश की स्थापना हुई। इस वंश का शासन 1526 तक चला। इसके 3 शासक हुए, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। सिकंदर लोदी के शासनकाल में ही कबीर की ख्याति पूरे भारत में फैल गई। लोदी वंश के अंतिम बादशाह इब्राहिम लोदी को पराजित कर बाबर ने मुगल वंश की नींव डाली। यहीं से पूर्व मध्यकाल का उत्तरार्ध शुरू होता है। जिस समय दौलत खां ने दिल्ली के राजा इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने के लिए बाबर को आमंत्रित किया, उस समय भारत में कुछ स्वतंत्र राज्य थे। बंगाल में हुसैन वंश,
बिहार में दरिया खां लोहानी, जौनपुर में नासिर खां लोहानी, गुजरात में जाफर खां और मालवा में महमूद खां का शासन था। हिंदू राजाओं में मेवाड़ में राणा सांगा, मारवाड़ में मालदेव, उड़ीसा में मोई वंश तथा कामरूप में खेम लोगों का तथा आमेर में सूर्यवंशी खचुआहा राजपूत राजाओं का शासन था। शेरशाह सूरी ने 68 वर्ष की अवस्था में सूर्यवंश की नींव डाली। उसका शासन 1540 से लेकर 1545 तक चलता रहा। राजगद्दी प्राप्त करने के 5 वर्ष बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र जलाल खां उसका उत्तराधिकारी बना। उसे कई विद्रोहों का सामना करना पड़ा और 1554 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। बिगड़ती हालत में हुमायूं ने आक्रमण कर लाहौर को जीत लिया। इस वंश का अंतिम बादशाह सिकंदर शाह था। वह सरहिंद में हार गया और हुमायूं का भाग्य खुल गया। वह बादशाह बन बैठा। मध्यकालीन भारत का इतिहास विदेशी आक्रमणों, सम्राटों, राज दरबारों तथा हार व पराजय का विवरण मात्र है। उस समय पिता, भाई, चाचा की हत्या कर सिंहासन पर आसीन हो जाना एक आम रिवाज था। इस प्रकार के परिवेश में सामूहिक विकास एवं राष्ट्रीय विकास के चिन्ह कहीं दृष्टिगोचर नहीं होते। तैमूर लंग की 5वीं पीढ़ी में उत्पन्न ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वास्तव में तुर्कवंशी था, मुगल नहीं। उसके पिता फरगाना यानी रूसी तुर्किस्तान के एक छोटे से राज्य के अधिपति थे। बाबर की मृत्यु के बाद हुमायूं 1530 ईस्वी में बादशाह बन गया। बाबर ने बाबरनामा लिखकर अपनी कुशल लेखनी का अच्छा परिचय दिया। बाबरनामा केवल आत्मचरित ही नहीं बल्कि उस समय की परिस्थिति और वातावरण का परिचायक ग्रंथ है। हुमायूं भी रचनाकार था और साहित्यकारों का भी सम्मान करता था। उसके मरने के बाद 13 वर्ष की अल्पायु में अकबर राजा बना। अकबर एक दूरदर्शी सम्राट हुआ। उसने अनेक विद्रोहों को कुचला और साथ ही साथ शांति स्थापना का भी प्रयास करता रहा। अकबर के बाद जहांगीर दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। उसकी न्यायप्रियता की लोग सराहना करते थे। उसका पुत्र शाहजहां ताजमहल का निर्माता बना और अपने ही पुत्र औरंगजेब द्वारा बंदी बना लिया गया। सन 1343 से 1643 तक खिलजी, तुगलक, लोदी, सैयद, पठान तथा मुगल वंश का शासन चलता रहा। हिंदुओं पर अत्याचार होते रहे, मंदिर टूटते रहे, भारत का धन समय समय पर लुटता रहा। सुरा, सुंदरी, क्रूरता और अत्याचार का बाजार गर्म हो उठा। महाकवि तुलसीदास ने इस युग का एक यथार्थ चित्र खींचा है। गोण गंवार रिमाह मही, यमन महा महिपाल, साम न दाम न भेद कली, केवल दंड कराल। भारत के राजपूत एकता के अभाव और आपसी दुश्मनी से भले ही मलेच्छों से मात खाते रहे, पर संपूर्ण पराजय वे नहीं स्वीकारे। राणा सांगा ने बाबर को छठी का दूध याद करा दिया था। मेवाड़ केशरी अकबर से आजीवन लोहा लेते रहे। इस प्रकार भारतीय राजपूत नरेशों ने मुस्लिम राजाओं को कभी भी चैन से सोने नहीं दिया। आर्थिक मजबूरी, मारकाट और राजनीतिक अस्थिरता की उठापटक में एक ऐसे जन आंदोलन का जन्म हुआ जिसका उदाहरण विश्व इतिहास में कहीं भी दृष्टिगोचर नहीं होता। यह केवल धार्मिक आंदोलन ही नहीं बल्कि सामाजिक, साहित्यिक और सांस्कृतिक आंदोलन था। इसी आंदोलन से भारतीय संस्कृति को एक महान ऊर्जा मिली जो आज भी सिर उठाकर लहलहा रही है और विश्व को शांति, सहिष्णुता एवं अहिंसा का संदेश दे रही है।